मैं इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ था। उस काल कोठरी में मेरे अलावा दो खतरनाक मुजरिम और भी थे। मेरे हाथों को जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था, क्योंकि मैं जिस जुर्म में गिरफ्तार हुआ था कि सुनने वालों को उस बात पर यकीन नहीं आता। पहले ही रात मैंने अपनी पत्नी के साथ जो किया था, एक ऐसा काम कि वह जान से हाथ धो बैठी थी। मेरी आंखें अभी भी लाल हो रही थी। पिछली रात याद आते ही मेरे रगों में फिर से खून जोश मारने लगा था। लाल जोड़े में वह हद तक हसीन लग रही थी और उसे देखकर मेरे अंदर का जानवर जाग उठा था। मैंने बड़ी बेदर्दी से उसके सर से दुपट्टा खींचकर उतारा और जब अपना असली रूप उसे दिखाया तो वो दर्द से बिलबिला उठी थी। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत की शुरुआत भी नहीं की और तुम चिल्ला रही हो। अभी तो मेरा जुनून और शिद्दत पूरी रात तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर क्या करूंगी? मेरी बात पर हैरत की मूरत बनी मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वह बुरी तरह से चौंक उठी थी। जब इंस्पेक्टर ने डंडा जेल की सलाखों पर मारा था, शायद वो मेरा ध्यान अपनी तरफ करना चाहता था। मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा। उसने हवलदार से कहा कि ताला खोलो जेल का। सरकार से इस आदमी से मरम्मत की परमिशन मिल गई है। या तो आज ये सच बताएगा या इसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया कि एक ही रात में वो मर गई, या फिर आज चीख पूरे जेल में कैदी सुनेंगे। चल बाहर। जेल का दरवाजा हवलदार ने खोला तो इंस्पेक्टर ने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखते हुए कहा। अच्छे भारी भरकम शरीर का इंसान था और गंजा भी था। उसका जानदार शरीर और 6 फुट कद को देखकर मेरा दिल एक बार भी नहीं घबराया था, क्योंकि मैं जानता था जो मैंने किया है मेरा सामना ऐसे ही लोगों से हो सकता है। लेकिन मेरे जुनून और वैसीपन का यही हाल था। मैं जेल से बाहर आया तो उस इंस्पेक्टर ने मुझे गिरेबान से पकड़ा और एक काल कोठरी में ले गया। जेल का दरवाजा खोलकर उसने मुझे उस काल कोठरी में ढकेल दिया। मैं बुरी तरह से मुंह के बल जाकर गिरा। हाथ अब भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। वो इंस्पेक्टर खुद भी उस कोठरी के अंदर आ गया। मैं बिल्कुल चुपचाप सा था। मुझसे कहने लगा, देख, मैं तुम्हें यह आखिरी मौका दे रहा हूँ कि मुझे सच सच बता दे कि तूने आखिर ऐसा भी अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया था कि वो शादी की पहली रात ही मर गई, और जिस तरीके से उसकी मौत हुई है यह कहकर वह चुप हो गया था। मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया था। उसने अपना सवाल 3-4 बार दोहराया, लेकिन मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर इंस्पेक्टर कहने लगा कि तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर बोला कि चल अपनी साड़ी के बटन खोल। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी जबान सच बताने पर मजबूर हो जाएंगी। साले बीबी को देखकर ऐसा भी तेरे अंदर कौन सा जानवर जाग उठा था? जरा मैं भी तो देखूं। उसने अपना गुस्से से लाल चेहरा मेरे करीब किया, मेरे बालों को बेदर्दी से पकड़कर मुझे जोर से धक्का दिया था। मेरा सर दीवार पर जाकर लगा था। मैंने कहा कि मेरे हाथ जंजीरों से खोलो और किसी लेडीज कांस्टेबल को मेरे सामने कर दो, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मेरा जुनून कैसे है। आंखें तो मेरी भी सुर्ख थी। मैं न जाने कैसे अपना गुस्सा बर्दाश्त किए हुआ था। वह कहने लगा, साले, मैं तुझे अभी बताता हूँ। आज तेरा पूरा जुनून निकाल कर रख दूंगा। उसने मेरी शर्ट को पूरी तरह नोचा था कि सारे बटन टूटकर गिर गए थे। उसने मेरी शर्ट को फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया था और मेरी कमर पर डंडे बरसाने लगा। उस आदमी के पहले डंडे ने तो मेरे शरीर में करंट दौड़ा दिया था। पहला डंडा बड़ी जोर का महसूस हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरी कमर पर पड़ने वाले डंडों ने मेरा शरीर सून करके रख दिया था। ऐसी बात भी नहीं थी कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो दर्द मैं सह चुका था, शायद यह दर्द उस मुकाबले में कुछ भी ना था। 15 से 20 मिनट तक लगातार वो आदमी मेरे शरीर पर डंडों की बारिश करता रहा, लेकिन मेरी जबान से उफ तक नहीं निकली थी। वह खुद भी मुझे मारते मारते थक चुका था, इसलिए पूरी तरह पसीने से भीग चुका था और हाँफ रहा था। पसीना तो मेरे शरीर से भी बह रहा था। सांस मेरी भी पूरी तरह फूल चुकी थी। उसने गुस्से से मेरे बाल पकड़े और बुरी तरह से चीखते हुए कहने लगा, बोल, क्यों नहीं देता? आखिर क्यों मारा तूने अपनी पत्नी को? मुश्किल से ही सही, लेकिन मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी।
अब वो सह ना सकी तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक रात भी वो मेरे प्यार के ताव ना ले पाई और दावे तो उसने जिंदगी गुजारने के लिए किए थे। उसे मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। इंस्पेक्टर कहने लगा, हमारे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत कर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल तक आएंगी, उसी से पता चल जाएगा कि तूने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था। यह सुनकर पहली बार मेरा दिल धड़का था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाकी मेरा हर राज खोल कर रख देती। मैं खामोश हो गया। वो आदमी कहने लगा, इससे बेदर्दी से तूने उसे मारा है। उसके घर वाले रो रो कर बेहाल है। वो कहते हैं कि तूने जानबूझकर उनकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। ये तेरी सोची समझी साजिश थी। यह मौत कोई नेचुरल मौत नहीं थी, अचानक से होने वाली मौत नहीं थी। कल की रिपोर्ट तुझे मुजरिम साबित कर देंगी और फिर देख तेरा क्या हाल होता है। बचेगा तू भी नहीं। यह कहकर वह इंस्पेक्टर जेल से बाहर निकल गया। मुझे भी हवलदार ने ले जाकर वही बंद कर दिया जिस जेल में मैं पहले बंद था। वहाँ मौजूद दोनों कैदी मुझे चुपचाप देखकर हैरान थे, क्योंकि मेरे शरीर पर पड़ने वाले डंडों से अब खून रिस रहा था। ऐसी हालत में कैदियों की हाय हाय नहीं रुकती। उनका कराहना और तड़पना जारी रहता है। मैं खामोशी से खुद को घसीटता हुआ मुश्किल से कोने में बैठ गया। अपने गुजरे जिंदगी के बारे में सोचने लगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही दर्द देने वाली यादें थी। बहुत मोहब्बत की थी मैंने नेहा से, बेतहाशा और बेहद। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औरत की बेवफाई नहीं सह सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। जिस फ्लैट में मैं रहता था, नेहा भी वहीं रहती थी। हम एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। नेहा का फ्लैट हमारे घर से निचली मंजिल पर था। मैं ऑफिस के लिए जाता तो वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा जरा सा खोलकर मुझे देखा करती थी। पहले तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन एक बार मेरी नज़र आधे दरवाजे तक पड़ी। बेहद खूबसूरत हसीन लड़की सामने खड़ी थी। मैं तो आंखें झपकना ही भूल गया था। मैं उसके हुस्न का पहले ही नज़र में दीवाना हो गया था। जब मेरा उसकी नज़रों से आमना सामना हुआ तो मैं अपनी नज़रें हटाना भूल गया था, लेकिन इससे पहले मैं अपने होश पूरी तरह खो बैठता। फ्लैट का दरवाज़ा धन की आवाज़ के साथ बंद हुआ था। मैं बुरी तरह से चौंक गया था। फिर खुद को झटका, फटाफट से सीढ़ियों उतर कर बाहर चला आ गया। पूरा दिन मुझे नेहा के ख्यालों ने परेशान किया था। मैं दिल फेंक टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपनी सोच में गुम था कि जब मुझे किसी ने बाजू से पकड़कर झंझोरा था। बाजू पर लगे जख्मों ने मुझे कहरने पर मजबूर किया था। मैंने आंखें खोली तो ये देखा कि मेरे बराबर में मौजूद कैदियों में से एक कैदी मेरे पास बैठा था। कहने लगा, तुम सच क्यों नहीं बता देते पुलिस को? तेरे जख्मों को देखकर तो मेरा दिल भी दहल गया है। क्यों सह रहा है ये सब कुछ? मैंने ठंडी आहें भरी थी, लेकिन जवाब नहीं खोला था। हमेशा औरत को ही बादशाही का देवी समझा जाता है, वफा का पुतला कहा जाता है और बेवफाई का लेबल मर्द के माथे पर चिपका दिया जाता है। लेकिन मेरा केस शायद अलग था। अगले दिन वही पुलिस वाला दोबारा मेरे पास आया, मुझे कनखियों से देखने लगा और बोला, मैंने ज़िंदगी में बड़े दरिंदे टाइप के लोग देखे हैं, मगर तुम जैसा चालाक कातिल नहीं देखा। अरे तूने 2 शादियाँ कर रखी थी, पहली पत्नी भी मर चुकी है और दूसरी को तूने एक रात में ही मार डाला। ऐसी कौन सी आग है तेरे अंदर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बोला, तेरी गुजरी जिंदगी की सारी पोल पत्तियाँ खुल गई है मेरे सामने। फिर उसने मुझे जो खबर सुनाई वह मेरे लिए बहुत ही दर्द देने वाली थी। वो कहने लगा, तेरी पत्नी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट ने मुझे हैरत में डाल दिया है, क्योंकि जैसा हम समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। फिर वो पुलिस वाला कहने लगा कि तेरा केस मेरे लिए पहली बन चुका है, तू सच बता दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी सज़ा कम करवा दूंगा और तुझे यहाँ से जेल से निकालने में भी तेरी मदद करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से फट पड़ा था। मैंने कहा कि तुम लोगों के वादे एक भी सच्चे नहीं होते। औरत 4 आंसू बहाकर मजलूम बन जाती है और मर्द सिर्फ इसलिए झूठा पड़ जाता है कि वह मर्द है और वह रो नहीं सकता। हमारा समाज भी उस जालिम समझता है, लेकिन औरत की बेवफाई को कोई नहीं देखता। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर कहने लगा, तू मुझे सारी बात बता दे, मैं वादा करता हूँ कि तेरे साथ इंसाफ हो करूँगा। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये सारे झूठे दिलासे हैं।
उसने मेरे जेल का दरवाज़ा खोला और कहने लगा कि बाहर आओ। वो मुझे फिर से उसी काल कोठरी में ले गया जहाँ कल उसने मेरी खातिरदारी की थी, लेकिन इस बार वहाँ पर एक गोल मेज और 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी। पीछे वही पीला बल्ब जल रहा था। इस बार उस इंस्पेक्टर के बोलने का अंदाज बड़ा ही धीमा था। वो कहने लगा, जो कुछ पोस्टमार्टम में आया है उसने मुझे हैरान कर दिया है। मैं तो तुझे हवस का पुजारी समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाया और कहने लगा, सच बता, आखिर मसला क्या है तेरे साथ? मैं अभी तक चुप था। फिर इंस्पेक्टर बोला, अच्छा चल, इतना ही बता दे कि पहली पत्नी को क्यों मारा था? और इस सवाल ने तो जैसे मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैंने कहा, मैंने नहीं मारा उसे। मेरे बोलने का अंदाज इस कदर तेज था कि वो इंस्पेक्टर एकदम से चौंक गया था। मेरा बर्दाश्त तब जवाब दे गया था। नेहा की याद आते ही मेरे दिल में दर्द की टीस उठी थी और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखों के सामने नेहा का चेहरा आ गया था। हंसता मुस्कुराता मासूमियत की तस्वीर थी। वह लड़की, मैं अपने अतीत को में खो चुका था। इंस्पेक्टर मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे याद आने लगा कि एक दिन मेरी माँ ने भिंडी बनाई थी और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने कहा, माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप जानते हैं मुझे यह भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा, आज का खा लो, कल तुम्हारे पसंद का कोई अच्छा सा खाना बना दूंगी। लेकिन मैंने भी साफ मना कर दिया। मुंह फुलाए टीवी देखने लगा। तभी बाहर के दरवाजे की डोरबेल बजी थी। मम्मी किचन में थी, इसलिए मुझे ही उठकर जाना पड़ा। मैंने पूछा, कौन? तो एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों में टकराई थी। कहने लगी, जी दरवाज़ा खोलिए, मैं आपके पड़ोस में से आई हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही हसीन खूबसूरत परी खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरे सूझबूझ फिर से गुम हुई थी। मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ से पकड़ी प्लेट मेरे सामने कर दी। मैंने प्लेट उसके हाथ से ली, ऊपर रखा हुआ रुमाल हटाया तो उसने वेज पुलाव था। वो कहने लगी, मौसी घर पर है? पीछे हट गया। मैंने कहा, जी अंदर किचन में काम कर रही है। वो अंदर आ गई। मेरी माँ ने दरवाजे पर बोलने की आवाज़ें सुनी तो किचन से बाहर आ चुकी थी। मैं अभी तक दरवाजे पर खड़ा उसी को देख रहा था। लड़की जाते हुए मुझसे कहने लगी, यह पुलाव मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप भिंडी नहीं खाते। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा और फिर बातों बातों में मुझे अपनी माँ से मालूम हुआ कि वह लड़की रोज़ाना हमारे घर आती रहती है और मेरी माँ से खूब सारी बातें करती है। मेरी माँ भी उस पर दिलो जान से फिदा थी और मैं भी उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा था। इसलिए मेरी माँ ने जब उस लड़की के लिए मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। यूँ बहुत ही आसानी के साथ मेरी शादी नेहा से हो गई। नेहा को पाकर मैं बहुत खुश था। जितनी मोहब्बत से मैं उससे करता था, ऐसे ही जज्बात वो मेरे लिए भी रखती थी। हम दोनों ही एक दूसरे के संगत में बेहद खुश थे कि तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। वह बीमार तो पहले से ही थी, लेकिन अचानक से हमें छोड़कर चले गई। उसके बाद मेरी कंपनी ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया। मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी भी मिला था। मैं नेहा के साथ चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया। जिस बिल्डिंग के फ्लैट में मैं रहता था, उसी बिल्डिंग में मेरे फ्लैट के सामने एक और फ्लैट बना हुआ था। उसमें एक और फैमिली भी रहती थी। हमें अभी शिफ्ट हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि रात के 2 बजे मुझे वहाँ से किसी के लड़ने की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ साथ नेहा की भी आँख खुल गई थी। शोर ही कुछ ऐसा था। उस घर में रहने वाला मर्द ना जाने किस बात पर चिल्ला रहा था। हालांकि वह घर हमारे बिल्कुल सामने था, इसलिए आवाज़ें भी साफ आ रही थी। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए जैसे ही अपने फ्लैट से निकला, एक 40-45 साल का आदमी उसी समय अपने फ्लैट से निकला था और उसके पीछे फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी लड़की के चेहरे पर जख्म और नीले के निशान थे। मैंने बस एक छोटी सी नज़र उस पर डाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर जख्मों ने मुझे दोबारा उसे देखने पर मजबूर किया था। लेकिन फिर मैंने फौरन से अपनी नज़र बदलकर नीचे उतर गया था। पता नहीं वह आदमी क्यों अपनी बेटी को मारता था। इस बात का उनका झगड़ा होता था। वह लड़की मुश्किल से 20 की थी। 2 दिन बाद मुझे फिर वही आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर तो जैसे ही सिलसिला शुरू हो चुका था। हर 2-3 दिन बाद ऐसा ही शोर झगड़ा हमें सुनाई देने लगा। एक दिन मैंने नेहा से कहा, क्या किस नरक में हम लोग फंस गए हैं?
वो कहने लगी, ऐसा मत कहिए, मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आता है। एक तो उसका पति उसे दुगनी उम्र का है और ऊपर से उस पर जुल्म भी करता है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं तो उस लड़की को उस आदमी की बेटी समझा था। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? वो आदमी उसका पति है? कहने लगी, हाँ, बेचारी बड़ी ही मजलूम है। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। खैर, मैं दूसरों के मामलों में कमी दखल अंदाजी करता था। और फिर धीरे धीरे नेहा की उस लड़की से दोस्ती हो गई। मैंने भी ऐतराज नहीं किया। औरतों के मामले में मैं क्या बात करता। नेहा उसकी बातें मुझे सुनाती रहती थी। लेकिन मैंने यह चीज़ नोट नहीं की थी कि जब से नेहा चंडीगढ़ के फ्लैट में रहने आई थी, कुछ महीने से उसका व्यवहार मेरे लिए बदलने लगा था। हालांकि मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब अक्सर वह घर की तरफ ध्यान नहीं देती थी। मैं घर आता तो खाना तैयार नहीं होता था। एक बार मैं घर आया तो कई बार डोरबेल देने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। चंडीगढ़ में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था कि मैं सोच लेता कि वह इस समय कहाँ गई होगी। मजबूरन मुझे बराबर वाला दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मुझे लगा कि नेहा की इस लड़की से दोस्ती है तो शायद नेहा यहाँ पर होगी। पहले ही बेल पर दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। कहने लगी, जी कहिए। मैंने कहा, नेहा आपके घर पर है? वो कहने लगी, नहीं, वो तो मेरे घर पर तो नहीं है। हाँ, एक लड़का आया था, मैंने उसे उसके साथ जाते हुए देखा था। शायद उसका भाई होगा। वह लड़की के बातों ने तो मुझे चौंका कर रख दिया था। पहले तो नेहा का कोई भाई नहीं था और चंडीगढ़ में तो उसका कोई भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई मिलने जुलने वाला। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और नेहा का नंबर मिलाया। लगातार घंटी जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब मैं परेशान होने लगा कि वह कहाँ गई और किसी लड़के के साथ गई थी। वो लड़की कहने लगी, ऐसा करे आप कुछ देर मेरे घर पर बैठ जाए, नेहा आएंगी तो फिर अपने घर चले जाइएगा। मुझे यह बात सही नहीं लगी। पहले ही उसका पति उसको मारता था, उस पर शक करता था और जुल्म करता था। मैंने कहा, नहीं, रहने दे, मैं यही इंतज़ार कर लूँगा। वो कहने लगी, आपकी मर्जी। उसे दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और अंदर चली गई। मैं बार बार नेहा के मोबाइल पर कॉल कर रहा था और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की कुर्सी लेकर बाहर आई और कहने लगी, ये रख कर यहाँ बैठ जाइए। मैंने वह कुर्सी ली और साथ वहाँ पर रखकर बैठ गया। मैं थका हुआ ऑफिस से आया था, मुझे आराम की ज़रूरत थी। वह कुछ देर बाद मेरे लिए जूस का गिलास भी ले आई। कहने लगी, आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, इसलिए आप ये पी ले। नेहा अभी आती ही होगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। इस वक्त मुझे प्यास भी महसूस हो रही थी, तो मैंने उसका लाया हुआ जूस भी पी लिया और उसका धन्यवाद करके कुर्सी पर बैठकर ही नेहा का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक नेहा नहीं आई थी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि नेहा सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा, वो मुझे देखकर घबरा गई थी। कहने लगी, आप जल्दी आ गए? मैंने कहा, मैं जल्दी नहीं आया हूँ, तुम लेट हो गई हो। और मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? और कहाँ गई थी? तुम किसके साथ गई थी? एक ही सांस में मैंने कई सवाल कर डाले थे। उसने जल्दी से अपने पर्स में से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलने लगी। कहने लगी, अभी अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं गई थी, बस बाजार से कुछ सामान लाना था। उसके हाथ में बस एक ही थैली थी। कहने लगी कि मेरे सामने वाले फ्लैट की सुमन को बताकर तो गई थी, उसने आपको बताया नहीं? वो फ्लैट का दरवाज़ा खोल चुकी थी। अंदर दाखिल होते ही मैंने कहा, तुम किसके साथ गई थी? कहने लगी, क्या हो गया है आपको? जाहिर सी बात है, अकेली ही गई थी और यहाँ करीब में जो मार्केट है ना, वहाँ तक गई थी। वो थैली से दूध के डिब्बे, ब्रेड और किचन का दूसरा सब सामान निकाल रही थी। फिर अपना पसीना पोंछने लगी। कहने लगी, मैं तो समझी थी कि मार्केट करीब होगा, लेकिन पैदल आने जाने से पता ही नहीं लगा कि 2 घंटे का समय कैसे निकल गया। मैंने कहा, ये सब कुछ सामान लेने में तुम्हें इतना समय लगा कि 5 घंटे तुम बाजार में गुजार कर आ रही हो? मेरी बात पर उसने चौंक कर मुझे देखा और कहने लगी, क्या हो गया है आज आपको? क्यों बेकार में मुझसे बहस कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नेहा मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। वो पिछले 5 घंटे से घर पर ही नहीं थी और मुझसे कह रही थी कि अभी 2 घंटे हुए हैं। फिर वो लड़का कौन था जिसके साथ वो गई थी? लेकिन फिर जल्दी ही मैंने अपना सर झटक दिया। मैं नेहा पर शक नहीं करना चाहता था,
मैं नहीं चाहता था कि शक का जहर अपनी ज़िंदगी में घोलूं। मैंने बात को खुद ही रफा दफा कर दिया। लेकिन अगले ही दिन मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस से आ रहा था, नेहा सीढ़ियों पर एक लड़के से बात कर रही थी, हंस रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा था। वह लड़का नेहा से कह रहा था कि लाइए सामान मुझे दे दे, मैं ऊपर ले जाता हूँ। आप कहाँ इतना वजनी सामान उठाएंगे? लेकिन वो मना कर रही थी, कह रही थी कि मेरा तो हर रोज का काम है, आप कब तक ड्यूटी देंगे? मैं तेजी से चलता हुआ उन दोनों के पास पहुंचा। मैंने ये बात सुनी कि मैं गुस्से से उस लड़के की तरफ देखने लगा और फिर नेहा की तरफ बढ़ा। लड़का मुझे देखकर फौरन सीढ़ियाँ चढ़कर वहां से चला गया। नेहा की मेरी तरफ पीठ थी। मैंने कहा, यह लड़का कौन है? तो नेहा ने मुझे पलट कर देखा और कहने लगी, अच्छा हुआ आप आ गए, पकड़े है सामान, मैं तो थक गई हूँ। आप तो सुबह सुबह चले जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर होती है। पहले लेकर आओ फिर बनाओ। नेहा मेरी बात को टाल गई थी। मैंने फिर से नेहा से उस लड़के के बारे में पूछा तो कहने लगी, अरे इस बिल्डिंग का लड़का है, उसने मुझे सामान उठाता देखा तो पूछ लिया। अब अक्सर मैं घर जाता तो नेहा घर पर नहीं होती थी। मैं बराबर वाली लड़की सुमन से पूछता कि नेहा कहाँ है, तो बताती कि नेहा एक लड़के के साथ कई घंटे पहले गई हुई है। अब तो मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं नेहा से लड़ने भी लगा था, लेकिन वह हर बार मेरी बात से मुकर जाती। एक बार मैं ऑफिस से घर आया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और ये देखकर तो मैं घबरा गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे कमरे में से हल्की हल्की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी जान निकल गई। वो लड़का नेहा के बेहद करीब खड़ा हुआ था, बल्कि यूँ कहिए कि वो उसे संभाले हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो दोनों घबरा गए। नेहा कहने लगी कि रुद्र, मुझे चक्कर आ गया था। इसलिए नेहा की जबान पर बस सही था कि मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। वो लड़का फौरन घर से बाहर चला गया। मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैंने कहा, नेहा आखिर को हमारे कमरे तक आया ही क्यों? मेरे आंखों में शक दौरे साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे शक करने पर रिया की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगी, रुद्र मुझ पर शक कर रहे हैं आप? मैं हमेशा आपसे मोहब्बत की है, हमेशा आपके साथ वफादार रही हूँ। आपके अलावा मैंने किसी की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकती। उसकी माँ ने सूजी का हलवा बनाया था, वही वह देने आया था। मैं उसे कहीं बाहर दिखाई नहीं दी तो वह कमरे तक चला आया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसका यूं हमारे कमरे में आना गलत था। मैं भी उस कमरे में देखकर हड़बड़ा गई थी और उसी हड़बड़ाहट में मैं बेड से उठी थी कि मेरा पैर फिसल गया था। मैं गिरने ही वाली थी कि उसने आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया था। जो भी कहानी नेहा बता रही थी, मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ना जाने कब से शक का बीज मेरे दिल में पड़ चुका था, जो अब तक ताकतवर वृक्ष बन चुका था। नेहा को 2-3 थप्पड़ और मारे और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझे विनती करती रही, मुझे अपनी वफा का विश्वास दिलाती रही, लेकिन मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैं अपनी पत्नी की बेवफाई सहन न कर पा रहा था। लेकिन आधे घंटे बाद ही मुझे कॉल आई कि रोड क्रॉस करते हुए आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मौके पर ही मर चुकी है। मेरे लिए खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। नेहा को खो देना का मुझे बहुत दुख था। मैं गुस्से में ना जाने क्यों अंधा हो गया था। लेकिन मेरे लिए अब बात भी सहन नहीं हो रही थी कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ बेवफाई की थी। नेहा के बगैर जिंदगी वीरान सी हो गई थी। मैंने नेहा को दिलों से मोहब्बत की थी। एक तरफ नेहा की बेवफाई का गम मेरे दिल में था, तो अब उसके जाने का गम भी मेरे दिल में चिपक गया था। मैं किसी भी तरह सह नहीं पा रहा था कि नेहा मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। नेहा को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सामने वाले फ्लैट से सुमन के पति के मरने की खबर मिली। अचानक से उसको हार्ट अटैक हुआ था और वो मर गया था। सुमन बेसहारा हो गई थी। एक बार सुमन कहने लगी कि आप मुझसे शादी कर ले, मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत है और आपको भी एक सहारे की ज़रूरत है। हम मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सुमन की बात मुझे सही लगी। मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत थी। मैंने भी हामी भर ली।
जब मैंने सुमन से शादी की तो वह दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वह कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि मैं कमरे में आ चुका हूँ और उसकी बातों ने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। सुमन किसी से कह रही थी कि मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द दे दूंगी, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। नेहा के लिए जो शक का बीज तुमने उसके पति के दिल में डाला था, नेहा का पत्ता तो बड़ी आसानी से साफ हो गया। और फिर अपने बुढ़े पति को तो मैंने जहर देकर मार डाला। सब समझते थे कि मैं मजलूम हूँ, लेकिन मेरे मर्दों से गलत संबंध की वजह से मेरा पति मुझे मारता था। किसी को भी शक नहीं हुआ। मुझे अपनी मोहब्बत भी मिल गई। रुद्र को देखते ही मैं अपने होश खो बैठी थी, इसलिए आज उसे पा भी लिया है। और वो पागल नेहा, वो मेरी चाल को समझ ना पाई। वो तो मुझे अपनी दोस्त समझकर मुझ पर अंधा विश्वास बैठी थी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग खोलने लगा था। उस लड़की ने क्या घटिया खेल खेला था मेरे साथ। गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया था, इसलिए उसका दुपट्टा बेदर्दी से उतारा और उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ खींच खींच के मारे थे। मुझे कमरे में इस तरह अचानक देखकर सुमन के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर चुका था। वो मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी और फिर अपनी सफाई देने लगी। रुद्र रुद्र, जो तुमने सुना वो सब गलत है। मैं उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि सच्चाई तो मैं अब सुन ही चुका था। और जब उसे लगा कि मैं अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ तो वो यूं मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, रुद्र, जो हुआ उसे भूल जाओ। नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई हूँ और हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन मुझे उससे नफ़रत महसूस हो रही थी। उसकी वजह से मेरी इतनी मोहब्बत और वफादार पत्नी मुझसे दूर हो चुकी थी। अब मैं खुद को नेहा का कातिल समझ रहा था और फिर उसके बाद मैंने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मैंने उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया था और यही उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया था। उसने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया था। मैं कैसे उसे माफ़ कर देता। मेरी मासूम सी मुझसे प्यार करने वाली नेहा को उसने मुझसे छीन लिया था, तो कैसे मैं उसे जिंदा छोड़ सकता था। मेरी यह बात सुनकर वो पुलिस वाला खामोश हो गया। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या सज़ा मिलने वाली है, लेकिन मैंने उस इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था जिसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। मेरी नेहा को मुझसे छीन लिया था। इस समय कहीं ना कहीं मैं भी कसूरवार हूँ। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर टिका होता है। मैंने ही नेहा पर विश्वास नहीं किया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी इतनी वफादार प्यार करने वाली पत्नी पर शक किया था। सुमन को उसके अंजाम तक पहुंचाकर रुद्र ने सही किया था या गलत? आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।